करें, स्टार्ट करें। आंसर आया है 76। बस चेंजमेंट देखना है। रेशियो का काम क्या है? डिफरेंस मेंटेन करना। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 3 क्लासेस। तो 3 क्लासेस में आपके पास स्टूडेंट का रेशियो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या रेशियो है? 4:6:2। इस रेशियो में स्टूडेंट है, राइट। आगे क्या कह रहे हैं? विद द इंक्रीज ऑफ एवरी 12 स्टूडेंट इन दोज क्लासेस। अब इंक्रीज कितना हो रहा है? 12 स्टूडेंट। ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं? 12 स्टूडेंट। तो इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते, रेशियो में इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता है ना। तो हम देखेंगे जैसे ही इंक्रीज हुआ तो रेशियो तो चेंज हो जाएगा। इन दोज क्लासेस द रेशियो बिकम 7:9:2। तो अब यहां देखो, पहले स्टूडेंट कितने थे फर्स्ट क्लास में और अब कितने हो गए? तो रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है? 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना। यहाँ कितने हैं और यहाँ, तो इंक्रीजमेंट कितने का हुआ? यहाँ यहाँ इंक्रीज कितने का हुआ? मतलब हर जगह 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन रियल में कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है? 12 का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना। तो 3 इक्वल टू 12, देन 1 इक्वल टू 4। क्या पूछ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर द इंक्रीजिंग, आफ्टर द इंक्रीजिंग नहीं, बिफोर, इनिशियली नंबर पूछ रहे हैं इन दोस 3 क्लासेस। तो टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने थे? 19। कितने थे? 19। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने स्टूडेंट को? 4 स्टूडेंट को। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे 19 4 जा 76 स्टूडेंट्स को। ठीक है कि नहीं? बस इतना ही है। अच्छा, अगर ये मिसमैच होता है, जैसे यहाँ 3 का डिफरेंस है कि नहीं, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, तो अगर एक जगह डिफरेंस सेम नहीं होता तो कैसे निकालते आप इस क्वेश्चन का आंसर? मान लो थोड़ी, इसका तो आंसर आ गया ना। अगर मान लो मैं यहाँ 13 कर दूं, अब कैसे देते? अब आंसर कैसे देते? अब आंसर कैसे देते मालूम? कि यही 3 क्लासेस हैं कि नहीं, अब 12 इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस भी मैच होना चाहिए, क्योंकि रेशियो अब 2 नहीं है, रेशियो कितने हैं? 3 पार्ट्स में। तो ऐसा नहीं हो सकता है इस केस में। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन थे, 2 यूनिट थे ना, उसमें तो चेंजमेंट हो रहा था, हम सेम भी कर ले रहे थे, कुछ भी कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ अगर सेम नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर नहीं दे सकता है कोई भी। ठीक है, और दे भी सकते थे, फिर उसके लिए हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होता। ठीक है कि नहीं? और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होता। इतने इंफॉर्मेशन से सिर्फ इतना ही आंसर आ सकता, इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब ये इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। इनकम समझ पा रहे हैं? इनकम क्या होता है? अरे इनकम क्या होता है? हैं? अरे बोलो ना, इनकम क्या होता है? अब बोलो सैलरी, मतलब है। इनकम क्या होता है? सैलरी। सैलरी क्या होता है? इनकम। किसी ने पूछा डाक खाना कहाँ है, कि श्याम के घर के सामने। और श्याम का घर कहाँ है? डाक खाने के सामने। और दोनों कहाँ हैं? आमने सामने, है कि नहीं? अरे इनकम एक ऐसा अमाउंट होता है ना, इससे मिलकर दो चीजें बनती हैं। इनकम अकेले नहीं है, दो चीजों का इसमें काम होता है। अगर आपने इनकम किया है ना, और इनकम में से कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया, तो जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सेविंग्स आते हैं, राइट। यही तो बात है। तो एग्जाम्पल के लिए कि आपकी इनकम है 1000 रुपीज और आपने एक्सपेंडिचर किया है 0, तो सेविंग कितना है?
1000। तो इसका मतलब ये भी इनकम ही है अभी। अरे 1000 रुपीज इनकम था ना, तो ये सेविंग थोड़ी बोल सकते हैं इसको, ये तो इनकम है अभी भी। इसका मतलब सेविंग के लिए हमें कुछ खर्च करना होगा। आपकी इनकम 1000 रुपीज है, आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अभी भी सेविंग नहीं है, अभी भी क्या है, इनकम। इसका मतलब ये है कि सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना होगा, इसलिए खर्चा स्टार्ट कर दो तभी सेविंग हो सकता है। ठीक है कि नहीं? आप खर्चा नहीं करेंगे तो सेविंग नहीं आ सकता है, क्लियर सी बात है। समझ पा रहे हैं? इन्हीं तीनों चीजों का रूल इसमें यूज होता रहेगा, कभी इनकम, कभी एक्सपेंडिचर, कभी सेविंग। तो यहाँ देखो, द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड शिव आर इन द रेशियो 1:2। तो अभी रवि, इसको तो हटा दें, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे कोई कहे कि सेविंग के लिए हमें एक्सपेंडिचर चाहिए ही चाहिए, तभी हम सेविंग तक पहुंच सकते हैं, राइट? इसका जरूरत पड़ेगा आगे। तो रवि एंड शिव का इनकम क्या है? 1:2। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ये तो इनकम का रेशियो है, ये तो इनकम का रेशियो है ना। अब आगे कह रहे हैं देयर मंथली एक्सपेंडिचर, देयर मंथली एक्सपेंडिचर 1:3। ठीक है कि नहीं? इफ ईच सेव्स ₹4000 पर मंथ, ये सेविंग कैसे कर रहे हैं, सेविंग बोल रहे हैं ना 4000, तो ये तो रियल वैल्यू हो गया ना 4000। ये सेविंग कैसे आया होगा? पहले इनकम किया होगा, फिर उस इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया होगा, ठीक है। तो सेविंग कितना आया है? 4000। क्लियर बात है? तो आप, कल ही हमने बताया था आपको कि इस क्वेश्चन में दो रेशियो है कि नहीं, और इनकम है 1:2 और एक्सपेंडिचर है 1:3। तो पहली बात तो ये गलत है कि 2 रुपीज इनकम है और एक्सपेंडिचर 3 रुपीज है। आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब हो गया। 1 रुपया कहां से उधार मांग के खर्च कर रहे हैं क्या? रेशियो में तो गलत है ना। तो रेशियो तो इमेजिनरी वैल्यूज होती है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप कहोगे कि 1 रुपया कमाया, 1 रुपया खर्च कर दिया, रेशियो में तो बचा कितना, 0। तो सेविंग कहां से आ गई फिर? इसका मतलब रेशियो इमेजिनरी नंबर है, आपको परेशान नहीं होना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। और आप जानते हो कि इनकम किया है हमने और एक्सपेंडिचर भी किया है, तो एक्सपेंडिचर कब आया होगा? जब आपने सेविंग की होगी। और सेविंग कब आती है? जब आपने एक्सपेंडिचर किया होगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग डिपेंड्स ईच अदर। जब तक आप सेविंग नहीं करोगे तो खर्चा भी तो नहीं करोगे, तो खर्चा नहीं करोगे तो सेविंग भी नहीं हो रहा है। दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं? आप सेविंग करने के लिए खर्चा करोगे कि नहीं, और खर्चा करने के लिए सेविंग करोगे। इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर इफेक्टेड है कि नहीं? जब तक आपने कुछ ना कुछ सेविंग नहीं किया होगा तब तक एक्सपेंडिचर कैसे आ गया? और जब तक आपने कुछ ना कुछ सेविंग नहीं की होगी तब तक एक्सपेंडिचर कैसे आ गया? तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सपेंडिचर वाला रेशियो है ये इफेक्टेड है। इस पर इफेक्ट कौन डाल रहा है? 4000 रुपीज। नहीं समझे? 4000 रुपीज सेविंग हुआ है ना, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि खर्चा कर रहे हैं, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा ना सेविंग की वजह से। तो इसने भी सेविंग कितना किया है? 4000। इसने भी सेविंग कितना किया है? बस शुरू हो जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्या बोला, जिस भी क्वेश्चन में दो रेशियो होंगे और एक रेशियो इफेक्टेड रेशियो होगा, ये एक्सपेंडिचर जो है 1:3, ये इफेक्टेड रेशियो है कि नहीं? किसकी वजह से? 4000 रुपीज की वजह से। किसकी वजह से? 4000 रुपीज की वजह से ये इफेक्ट हो गया। अगर आप 4000 रुपीज सेव नहीं करते तो ये एक्सपेंडिचर भी नहीं होता ना, है ना। अभी जैसे आपने, मैंने बोला था 1000 रुपीज का इनकम कर लिया और आपने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी हो गई? 990। तो ये 999 कब आया है? जब आपने खर्चा भी किया है ना। तो इसका मतलब ये 999 आने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा।
इफेक्टेड हो जाएगा कि नहीं? तो वही रूल है कि सर ये इनकम तो बेस हो गया, बेस इनिशियल रेशियो, और 4000 रुपीज सेव करते ही एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया? 1:3 हो गया। इफेक्ट पड़ने लगा ना। अगर हम कुछ भी खर्च नहीं करते, 0 रुपीज खर्च करते, तो आज भी इनकम कितना है? तो इसको सेविंग नहीं बोल सकते हैं, ये अभी भी इनकम ही है। अभी भी क्या है? इनकम। इसका मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आप खुद फील करके देखो ना इस बात को, कि घर से मिले 100 रुपए कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी वो सेविंग नहीं है, इनकम ही है 100 का 100। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर दिए, तो 90 रुपीज सेविंग हो गया। और 90 रुपीज सेविंग है तो इसका मतलब 100 रुपए थे, और 90 रुपीज सेविंग है तो इसका मतलब 10 रुपीज आपने खर्चा भी किया है ना। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो क्या किया आपने? 3 बन जा 3 एंड 2 बन जा 2, डिफरेंस कितना आया? 1। यहाँ 4 बन जा, अरे 4000 बन जा 4000, और ये 4 3 जा 12000, डिफरेंस कितना आएगा? 8000। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 8000 रुपीज। देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ शिव। तो शिव का मंथली इनकम कितना था? तो 1 यूनिट इक्वल टू 8000, देन 2 यूनिट इक्वल टू 16000। अब आपसे बहुत कुछ पूछेंगे इसमें। सेविंग तो आपको पता ही है, एक्सपेंडिचर बताइए शिव का। 16,000 इसका इनकम था, और 4000 रुपीज ये सेव भी कर लेता है, तो इसका मतलब खर्चा कितना करता होगा? 12,000 रुपीज खर्च करता होगा। और ये 1 यूनिट की वैल्यू कभी भी इसमें मत रख देना। ये 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा इनिशियल रेशियो में ही रखा जाता है। कि आपसे कोई एक्सपेंडिचर पूछ ले तो आप बोलो कि 8,000 1 यूनिट, तो 3 इक्वल टू 24,000, गलत हो जाएगा। इसमें नहीं रख सकते हैं कभी भी। ठीक है कि नहीं? इसका रवि का इनकम कितना है? 1 यूनिट इक्वल टू एक्सपेंडिचर बताइए। तो आप कहेंगे ये भी 4000 रुपीज सेव कर रहा था ना। तो 8000 रुपीज इनकम है और 4000 रुपीज सेव भी कर रहा है, इसका मतलब खर्चा कितना करता होगा? 4000 करता होगा। और ज्यादा बेवकूफ बनाएंगे तो यहाँ इंफॉर्मेशन कैसा है? मंथली है कि नहीं? ये मंथली इनकम का रेशियो था कि नहीं? तो हमें भी मंथली इनकम ही पता चल सकता है। तो लास्ट में पूछ लेंगे कि एनुअल इनकम बताओ। लास्ट में क्या पूछ लेंगे? एनुअल। तो 1 मंथ का इनकम कितना है? 16। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है कि नहीं? तो यही चेंजमेंट आते रहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसका बताइए आंसर, सॉल्व करके देखो। देखो कोशिश करके। कोई आपसे पूछे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आपके पास क्या जवाब है? आप कहेंगे कि सर इनकम के साथ अगर हमें सेविंग करना है तो खर्चा भी करना जरूरी होगा, और खर्चा कर रहे हैं तो सेविंग अपने आप ही हो जाएगा। दोनों चीजें एक दूसरे पे क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। ऑप्शन बी, 400 एंड 500, राइट? यही आ रहा है। ठंड लग गया तुमको? दिख नहीं रहा था पीछे से? हंस जाते हो। मंथली इनकम, ये बस डाटा पे ध्यान देना, ये इंफॉर्मेशन कैसा है? मंथली ना। तो 2 पर्सन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, मंथली इनकम क्या था इनका? 4:, एंड एक्सपेंडिचर कितना है? 7:। तो ये 7:9 जो एक्सपेंडिचर है, इस पे कौन इफेक्ट डाल रहा होगा? सेविंग। तो सेविंग ने इफेक्ट डाला है। कितना कितना सेविंग हो रहा है? 50 रुपीज ईच सेविंग ना। तो ये भी 50 रुपीज सेव करता है और ये भी 50 रुपीज सेव कर लेता है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 जा 36 और 7 5 जा 35, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। यहाँ 7 5 जा 35, 350 हो गया और 9 5 जा 45 और एक जीरो, डिफरेंस कितने का आया? 100 का। तो 1 यूनिट इक्वल टू 100। अच्छा, इनकम पूछ रहे हैं सबका, तो 1 यूनिट इक्वल टू 100, देन 4 यूनिट इक्वल टू 400 एंड 5 यूनिट इक्वल टू। अब ईमानदारी से एक बात बताइए, आप फील करके देखिए, कल जितने भी क्वेश्चन क्लास में हुए हैं और आज जितने भी क्वेश्चन क्लास में होंगे, क्या इन सभी क्वेश्चंस में पेन चलाने का जरूरत है क्या? अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में भी पेन यूज करेंगे तो एसएससी में तो नामुमकिन है, क्योंकि 80 to 90% मेरिट जाता है। इसका मतलब 100 में से आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 100 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्या आप ऐसे कर पाओगे पेन चलाओगे तो? आप दिमाग से सोचो, अभी तो सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका टारगेट क्या है कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे ही ओरली सॉल्व। क्या रॉकेट साइंस है? इसको ओरली कर देते हैं स्टूडेंट्स। कैसे मैं बताऊं? 4 9 जा 36, दिमाग पर रख पाएंगे इतना? और 7 5 जा 30, डिफरेंस कितने का आ गया? 1। ये 50-50 है कि नहीं? और 50-50 सेम नंबर का मल्टीप्लाई यहां हो रहा है कि नहीं? तो आप गौर से देखो, 50 का 9 में करेंगे तो 59 या 450, और 50 का 7 में करेंगे तो डिफरेंस हमें चाहिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बोलो? 2। तो 52 जा, तो हमें तो फाइनली डिफरेंस चाहिए होता है ना, दुनियादारी से मतलब थोड़ा ही है। अरे बोलो ना, हमें क्या चाहिए? डिफरेंस। ये सब रायता फैलाने की एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको, समझ पा रहे हैं? जब तक ऊपर से नीचे देखेंगे टाइम खत्म। और वहां घड़ी बहुत तेज चलती है, जैसे अपना वाला जो घड़ी है ना, धीरे 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 चलता है, वहां वाला घड़ी बहुत तेज चलता है। 1 आवर 60 मिनट कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। और 52 जा 100, तो 1 यूनिट इक्वल टू 100, तो 4 यूनिट इक्वल टू 400 और 5 यूनिट इक्वल टू 500। सही है। नेक्स्ट, इसका बताइए। ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ऐसे ही, बिना लिखे, बिना लिखे, बिना लिखे। और देखो, क्लास मिस करेंगे ना आप, तो फिर बहुत गड़बड़ है, आप एक बेस नहीं बना पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, तो डेली आइए। ऐसे ही देख के बताओ तो जरा। इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होता है कि नहीं? तो 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121, दिमाग में रख पाएंगे? 121। ओके, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होता है कि नहीं? अल्टरनेट होता है ना। तो 39 जा 107, टेबल याद नहीं करोगे तो ऐसे ही देखते रहोगे तो। 39 जा 117, तो 121 एंड 117 का डिफरेंस 4 आ गया कि नहीं? 4। अब ये सेविंग कितना कर रहे हैं? 4000। तो 4000 सेम नंबर है, ऐसा नहीं है कि ए 4000 कर रहा है, बी 5000 कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर थोड़ा ही है। तो 4000 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और फाइनली हमको डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 का। तो 4000 इंटू 2 8000, तो 4 यूनिट इक्वल टू 8000, बोलो हाँ या ना? देन 1 यूनिट इक्वल टू 2000। खत्म हो गया, आप दुनिया भर का कुछ भी पूछ लो, सब बता सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, तो डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2। तो 1 यूनिट इक्वल टू, देन 2 यूनिट इक्वल टू 4000। खत्म हो गया। क्या लिखूं पूरा क्या है? अरे भैया, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। 11 is to 13, ये ए एंड बी का क्या है?
से इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 9:11। और ये एक्सपेंडिचर कब आया होगा जब तक आप सेविंग नहीं करोगे तो खर्चा कैसे आ गया ना, यानी कि इफेक्टेड है किसकी वजह से 4000 की वजह से। 11 into 11 121, 13 9 या 117, डिफरेंस कितने का आया 4 का। यहां से मल्टीप्लाई करो तो 4 9 या 36, ये सब बेकार में ही लिख रहे हैं, और 4 का 11 में करेंगे तो 44,000, डिफरेंस कितने का आया 8,000 का। सही है, तो 4 इक्वल टू 8,000, 1 इक्वल टू 2,000। पूछ क्या रहे हैं डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, तो इनकम का डिफरेंस कितना है 2, 1 यूनिट इक्वल टू 2,000, देन 2 यूनिट इक्वल टू 4,000। क्या ईमानदारी से बताइए पेन चलाने की जरूरत है क्या, नहीं है बिल्कुल। ये सब ऐसे ही हो जाता है, ओरली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले का इधर लास्ट वाले में, ठीक है कि नहीं। और ये इफेक्टेड रेशियो, तो इसका मल्टीप्लाई किस में होगा इसमें, देखो है ना। इनकम क्या है इनिशियली, अरे जब तक आप इनकम नहीं करोगे तो खर्चा कैसे कर दोगे, तो सबसे पहला काम क्या है इनकम, तो इनकम इनिशियल रेशियो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, ऐसे ही ओरली देख के बताओ। अब इफ दे हैव सेव्ड रुपीज 12,000 एंड 10,000, ईमानदारी से आप कैलकुलेशन करना मेरे साथ साथ, ठीक। तो इनकम का रेशियो कितना है 8:5, एंड मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:, तो आप जानते हैं 8 का मल्टीप्लाई कितने में होगा 3 में, तो 3 8 जा 24, सही है, दिमाग में रख पाएंगे। और 5 5 जा 20, तो 24 और 25 का डिफरेंस गली गली में गांव गांव का बच्चा बच्चा जानता है, एक आएगा, आएगा कि नहीं। अब 12,000 का मल्टीप्लाई देखो, सेविंग पहला वाला सेविंग कितना कर रहा है 12,000, तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें होगा कि नहीं, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट में, तो 12,000 इंटू 3 36,000 दिमाग में रख पाएंगे, एंड 10,000 इंटू 5 50,000। तो आप जानते हैं 36 एंड 50,000 का डिफरेंस कितना आएगा 14,000, और यहां जो हमारा डिफरेंस आया था वो कितना आया था 1, तो 1 इज इक्वल टू 14,000। अब जो कुछ पूछ रहे हैं बता दो, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 14,000, देन 3 यूनिट रिप्रेजेंट 42,000, जहां दिख रहा है वहीं टिक करके आगे बढ़, है कि नहीं, कर पाएंगे। लिख दूं क्या है, लिख दूं, मन में तो बोल रहे होंगे सर लिख ही दो तभी अच्छा है कि नहीं। अरे कितना था 8:5, और ये कितना था 5:3, और ये इफेक्टेड रेशियो है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, तो जब तक सेविंग नहीं करोगे तो एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। तो किसकी वजह से, ये 12,000 रुपीज सेव करता था और ये 10,000 रुपीज सेव करता था। 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, डिफरेंस 1। यहाँ 10 का 5 में करेंगे तो 50,000, एंड 12 3 जा 36,000, डिफरेंस 50,000 36 का डिफरेंस 14,000, राइट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 14,000। क्या पूछ रहे हैं डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, तो यहां डिफरेंस कितना है 1 यूनिट रिप्रेजेंट 14,000, देन 3 यूनिट रिप्रेजेंट 42,000, ठीक है कि नहीं। इसका बताओ, ये मेरे ख्याल से टाइप चेंज हो गया है क्या, हाँ टाइप चेंज हो गया है, देखना तो पीडीएफ में देखो, नहीं अभी नहीं, शायद लिखा ये होगा, ये लास्ट है, इसका बता सकते हैं क्या। आपको सब कुछ आता है लेकिन दुनिया की भीड़ में से आपको अलग निकलना है,
तो अलग ऐसे ही निकल पाएंगे कि आप बहुत कुछ ओरली ही कर दो। P and Q's income are in the ratio 4:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर 150 डायमंड्स कहां से आ गए? किस्मत में नहीं है डायमंड, ये गलत टाइपिंग हो गया मुझको लग रहा है ना? नहीं नहीं, ये डायमंड साइमंड कुछ भी नहीं है। एंड देयर एक्सपेंडिचर ये नहीं, ये भी नहीं, बस इतना ही है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:7। इफ पी सेव्स रुपीज 10,000 एंड क्यू सेव रुपीज, कर पाओगे? कर दो ऐसे ही बिना कॉपी पेन चलाए। 4 का मल्टीप्लाई 7 में होगा कि नहीं? तो 4 7 जा 20 एंड 7 3 जा 20, 28 और 21 का डिफरेंस 7। क्लियर बात है? यहां तक ये दिमाग में रख पाएंगे 7? ओके, आगे चलो। तो पहला वाला इंसान जो है 10,000 रुपीज सेव करता है, तो 10,000 का मल्टीप्लाई 7 में होगा कि नहीं? तो 10 इंटू 7 70,000, राइट? 70,000। और ये कितना करता है? 7,000। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में होगा कि नहीं? तो 7 3 जा 20। तो ईमानदारी से 70,000 और 21,000 का डिफरेंस 49,000। तो इधर डिफरेंस कितना आया था? 7। और उधर डिफरेंस कितना है? 49,000। तो 7 7 जा 40। तो उधर डिफरेंस आ गया कितने का? 1 यूनिट इक्वल टू 7,000। सही है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या पूछ रहे हैं बता दो। देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ पी? पी कहां गया? पी स्टार्टिंग वाला था ना? तो 4 1 यूनिट इक्वल टू 7,000, देन 4 यूनिट इक्वल टू 28,000। खत्म हो गया। ठीक, ये टाइप चेंज हो गया। एक बार ईमानदारी से आप क्वेश्चन को रीड करिए कि है क्या क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन क्या, ये सब कर पाओगे कि नहीं? और चैप्टर कोई भी हो और क्वेश्चन कोई भी हो, अगर उसमें दो रेशियो हैं तो हमेशा आप वही वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। 21 का मल्टीप्लाई, नहीं 17 का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। कैलकुलेटर खोलो तो सही। वो अभी कैलकुलेटर खोल रहा था, वो खोलो तो। नहीं नहीं, पहले का नहीं, मुझको देखा कैंसिल कर दिया। बताओ ये भगवान, हाँ? जिंदा रखोगे कि नहीं? कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, ऐसा कोई नंबर अभी तक आया है कैलकुलेटर का जरूरत पड़ जाए? हाँ, तो ये कह रहे हैं द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं? बताया, चीख चीख के बताया था सेकंड वाली क्लास में कि प्रोपोर्शनल जहां भी लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज इक्वल टू, ये लैंग्वेज ऐसा लाएंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। प्रोपोर्शनल कुछ भी नहीं है, क्या लिखा है? इक्वल है। ठीक है, द प्राइस ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, तो प्राइस जो है डायमंड का वो इक्वल है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो अगर मैं वेट का स्क्वायर कर दूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइस के इक्वल हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मुझे वेट पता चलेगा तो वेट का क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा? प्राइस बन जाएगा। ठीक, तो आगे कह रहे हैं हमसे इफ द वैल्यू ऑफ डायमंड इज 784 रुपीज। तो रियल में जो प्राइस है इस डायमंड का, वैल्यू मतलब प्राइस ही तो हो गया ना, किसी चीज का वैल्यू प्राइस कितना है? 784। सही है, यहां तक कोई दुख नहीं। एंड द डायमंड इज ब्रोकन एंड डिवाइडेड इन द रेशियो 3:, एक डायमंड था आपके पास, क्या था जी? डायमंड, ऐसे ही फर्जी डायमंड है ये ब्रोक हो गया। ठीक, तो किस रेशियो में ब्रोक हुआ है? 3:, आप इस चीज को फील करो। आप गोल्ड का चेन लेके आना, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के शॉप से, और उसके दो टुकड़े कर देना। तो क्या उसका जो प्राइस था उतना ही रहेगा जितना था पहले?
नहीं, कुछ ना कुछ तो प्राइस में चेंजमेंट आ ही जाएगा, भले ही उसका वेट उतना ही रहे, लेकिन अब वो जितने रुपए में आप लाए थे उसका कीमत उतना नहीं रहेगा। आप कहोगे नहीं सर, गोल्ड तो वेट तो उतना ही है ना, ऐसा थोड़ी रहेगा, अब वो टूट गया है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो ऐसे ही ये डायमंड था, और ये डायमंड किस हिस्से में टूट गया है? 3:4 में। तो ओरिजिनल डायमंड कितने का होगा? 7 का होगा। अरे इस मार्कर को मैं ऊपर से नीचे गिरा दूं, तो हवा में गिरते गिरते इसका वजन थोड़ी घट जाएगा। जितने भी टुकड़े हो जाएं सबको उठा के मैं जोड़ दूंगा तो वेट तो उतना ही हो जाएगा ना। तो ये 3:4 कहां से आए? ओरिजिनल से। अब ये 7 जो था वो टूट गया कितने हिस्से में? तो ये गिरते गिरते वजन बढ़ेगा घटेगा थोड़ा ही। तो ये 3:4 रेशियो कहां से आया? ओरिजिनल से ना। तो ओरिजिनल का वेट कितना था? 7। और 7 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्राइस बन जाएगा। 7 7 जा 40। लेकिन ये अभी ओरिजिनल प्राइस नहीं, ये सब रेशियो पे काम कर रहे हैं ना, इमेजिनरी नंबर है ना ये सब। तो हमारा वेट कितना था, और इनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेट का स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा? तो हमने वेट का स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया? अब हम जो टूटे हुए टुकड़े थे इनका भी प्राइस निकाल लें। इस 3 का स्क्वायर कर दो, 9। 4 का स्क्वायर कर दो, 16। सही बात है। तो टोटल जो ब्रोकन पार्ट्स थे इनका अमाउंट कितना है? 20। तो देखो पहले ओरिजिनल जो डायमंड था उसका प्राइस था 49, और अब ब्रोकन पार्ट्स, टोटल पार्ट्स जो हैं उनका प्राइस कितना हो गया? लॉस हो गया जी। हो गया कि नहीं? अब आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल वैल्यू दी जाएगी, और जो चीज दी जाती है उसी से कंपेयर कर देते हैं। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस था कितना, और इधर कितना है? तो 49 रिप्रेजेंट 780, मल्टीप्लाई करके बताओ, डिवाइड करके कितना आएगा? बोलो। क्या डिवाइड भी नहीं कर पा रहे 7 से? वन यूनिट की वैल्यू बताओ मुझे। अरे इस है 1 1। बहुत बढ़िया, गलत हो गया ये तो। हंस जाते हो तुम्हें। अरे 1 यूनिट का वैल्यू बताओ ना। अरे कैसे इंसान हो भाई, आता नहीं है डिवाइड? 7 का टेबल नहीं आता है तुमको? 16 कितना आएगा? और ऐसे ही देख के बता दूं, देख के देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, ये 49 है कि नहीं? और 49 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 490 आता। लेकिन आता कि नहीं आता? लेकिन ये तो 490 से बड़ा नंबर है। अगर 10 टाइम्स भी जाता, तो अगर 49 में 10 का मल्टीप्लाई करते तो 490 ही तो आता ना। लेकिन ये 490 से तो बड़ा नंबर है, इसका मतलब 10 टाइम से ज्यादा जाएगा, ये पता चल गया। तो 10 टाइम से ज्यादा जाएगा तो 10 टाइम वाला फर्स्ट 1 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 9 का मल्टीप्लाई करके 4 आता हो। तो 2 9 जा 18, 8 आया, 4 तो नहीं आया। 3 9 जा 27, 7 आया, 4 तो नहीं आया। और 4 9 जा 36, कितना आया? 6। हमें क्या चाहिए? 4। 5 9 जा 45, 5 आया, नहीं आया। और 6 9 जा 50, खत्म हो गया। तो 6 टाइम जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 16। नहीं तो आप पेन उठाओ, 7 7 जा 49 होते हैं कि नहीं? और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 16 7 जा 112 होता है। तभी हम कहते हैं टेबल याद करिए। आप पेपर में बैठ के इधर काटा पीटी ही करते रह जाओगे। जिसको टेबल याद होंगे ना 50 तक, अपने आप आंखें बता देंगी, यहाँ कट गया बस।
ऐसे ही देख के बता, पहले ही पता लग गया था 16 टाइम ही जाएगा बस। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो 1 यूनिट वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करती है? 16। अब जो कुछ पूछ रहे हैं बता दो। क्या पूछ रहे हैं? देन द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रोकन डायमंड इज हाउ मच लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। कितना लेस हुआ है? मोर और लेस। और पहले प्राइस कितना था और अब प्राइस कितना हो गया? तो लेस हो गया ना। कितना लेस हो गया? 49। और मोर और लेस का पूरे मैथ में मतलब होता है डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस आया? 20। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? है? बोलो मल्टीप्लाई। 24 इंटू 16, 380। और यूनिट डिजिट देखो ना, 4 से 6 करेंगे तो 4 6 जा 20। तो आंसर वो सही होगा जिसके लास्ट में 4 लिखा होगा, तो खत्म। एग्जाम में ये भी तो फायदा है ना, ऑप्शन होगा। तो आप जानते हैं 4 6 जा 24, तो लास्ट में 4 आएगा, वही आंसर हो गया। क्या समझ में आया? ये 3:4 क्या था? ब्रोकन पार्ट्स का रेशियो। ये 3:4 कहाँ से आया होगा? ओरिजिनल से। तो हमने ओरिजिनल डायमंड का स्क्वायर कर दिया तो प्राइस बन गया 7 का स्क्वायर 49। और यहाँ हमने डिफरेंस इनका सबका वेट निकाला, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो टोटल ब्रोकन पार्ट्स का प्राइस कितना हो गया? 20। अब ये हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच लेस। और मैथ में मोर और लेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। आपके पास 5 रुपए हैं और मेरे पास 2 रुपए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके पास कितने रुपए ज्यादा हैं? हैं? आंखें खुली हैं कि बंद हैं? अरे आपके पास 5 है, मेरे पास 2 रुपए, तो 3 रुपए ज्यादा है। और मेरे पास कितने कम है? तो मैं ज्यादा पूछूं तब भी 3 ही आंसर आएगा, कम पूछूं तब भी। तो इसका मतलब मैथ में मोर और लेस का मतलब होता है डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? कहीं भी लिखा है इंक्रीज एंड डिक्रीज का भी मतलब यही होता है, डिफरेंस। और एरर का भी मतलब डिफरेंस ही होता है। ठीक, अब इसका आंसर बताइए खुद से करके। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ डायमंड, वैल्यू मतलब प्राइस, द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर हम स्क्वायर कर देंगे वेट का तो क्या बन जाएगा? प्राइस बन जाएगा। ठीक, ए, ये ए भी गलत हो गया। ए डायमंड वर्थ रुपीज 6084, मतलब डायमंड का प्राइस कितना है? 6084 रुपीज। इन कट is cut into 3 pieces whose weight are in the ratio 3:2:1. Find the loss in cutting. लॉस कितने का हुआ है? और प्रॉफिट और लॉस का भी मतलब डिफरेंस ही होता है। ठीक है, बनाइए आंसर। ये क्वेश्चन मत लिखने में लगे रहो, क्वेश्चन आपके पास है। अब बताइए आंसर। इस जन्म में बता दोगे कि नहीं?
पीहू से पहले पहले बता दोगे कि नहीं? आया? अरे कोई तो बता दो, गलत ही बता दो। द वैल्यू ऑफ ए डायमंड पीस वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स बेस। तो हमें पता है कि जो इसका प्राइस है, वैल्यू मतलब प्राइस होता है ना, तो जो प्राइस होगा वो किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्लियर बात? एक डायमंड था हमारे पास, इस डायमंड के 3 पार्ट्स हो गए और कितने रेशियो में टूट गया है ये? 3:2:1। जब तक आप एक रिदम फॉलो नहीं करेंगे ऐसे ही लिखते रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये भैया 3:2:1 कहाँ से आया होगा? ओरिजिनल से आया होगा, है ना? तो 3, 2 एंड 1 कितना हो गया टोटल? ये वेट है, वेट। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो प्राइस कितना हो गया? और इनका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, है ना? 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1। टोटल प्राइस कितना हो गया इसका? मतलब ओरिजिनल डायमंड जो था इसका प्राइस 36 था और टूटने के बाद कितना हो गया? 14 रुपीज। अब कुछ ना कुछ आपको दिया होगा ओरिजिनल। द डायमंड वर्थ रुपीज, ये ओरिजिनल प्राइस है। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है? 6080। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने जैसे ये काटा पीटी में दुख होता है ना, तो इसका भी एक इलाज था, हमने बताया था कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको आंसर तक जाना है कि नहीं। तो एक चीज और हमने सिखाई थी स्टार्टिंग में, देखो यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? आंसर की 1 यूनिट की वैल्यू। आंसर चाहिए ना, 1 यूनिट की वैल्यू का अचार डालोगे क्या? नंबर इजी होते हैं तो तुरंत दिख जाता है कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। नहीं तो हमने बोला था कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ होती है? ऊपर। और ये 6084 रुपीज किसका वैल्यू है? जिसकी वैल्यू गिवन होती है उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड। और जो पूछा जाता है उससे क्या कर देते हैं? तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द लॉस इन कटिंग। लॉस कितने का हो गया? लॉस, तो लॉस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। पहले आप 36 रुपीज का लाए थे और अब कितने का हो गया वो? 14 का। तो लॉस कितने का हो गया? 22 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 20। तो यही हमसे पूछ रहे हैं, जो पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? अब शुरू हो जाओ। किससे काट दूं? 6 से। तो 6 6 जा 30 और 6 बन जा 6, 0 6 बन जा 6 और 6 4 जा 20। अब 6 से फिर से कट जाएगा ये। कैसे पता लग रहा है कि 6 से कटेगा ये? कैसे पता लग रहा है? क्योंकि जो नंबर 2 से एंड 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। क्या ये ऊपर वाला नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। और क्या ये ऊपर वाला नंबर 3 से डिविजिबल है?
कैसे चेक करते हैं? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स। क्या इनका सम 3 से डिविजिबल होगा? होगा, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा फिर। तो 6 बन जा 6, बचा कितना? 4, और 4 एंड 1 41, तो 6 6 जा 36। अब बचे कितने? 5, और 6 9 जा 50, मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18 होता है ना। तो अगर ऑप्शन में किसी में एक में 8 होता तो हम क्या लिख देते? वही आंसर। नहीं तो अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 169 का मल्टीप्लाई 22 में कर दो, 3718। अब देखो, अगर किसी एक ऑप्शन में 8 होता ना, तो 2 9 या 18 होते तो हम लगा देते। अब उन्होंने ऑप्शन ऐसे लिखे कि पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती? 160, और लॉस कितने का हो गया? 22 का। तो फिर से वही बात है, एक ही बात है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस नंबर से हेल्प मिल जाता है ना डिवाइड करने में, इस नंबर से, तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? कर पाएंगे, है ना? हटा दो। अब फटाफट इसका बताओ, अब गलती नहीं होना चाहिए। और ऐसी बुरी नजर से मत देखा करो क्वेश्चन को, पढ़ने से आंसर नहीं आता है। पहले बेस बनाओ कि क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखोगे ना इंफॉर्मेशन, तब तक आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं मैथ में। आया, लो जी, दिख रहा है। अरे इतना टाइम कैसे लगा देते? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, अब मेरे समझ में आया ये क्यों नहीं हो रहा है तुमसे। हैं? मुझे लगता है ये भारत देश एक बार फिर से आजाद करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? महात्मा गांधी को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे भैया, मैथ में जो वैल्यू दी जाती है उसी से तो कंपेयर करते हैं। तो आप ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर कर रहे होगे, लेकिन ये किसका प्राइस बता रहे हैं? द वैल्यू ऑफ ब्रोकन डायमंड। तो ब्रोकन डायमंड के प्राइस को ब्रोकन डायमंड के प्राइस से कंपेयर करेंगे कि हाथी घोड़े से? तुम ओरिजिनल से कर रहे होगे, है ना? बस वही मिस्टेक है, बाद बाकी सबका आ ही गया होगा आंसर। है ना? यही गलती हो रहा था।
द वैल्यू ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स, कभी कभी क्यूब भी बोल सकते हैं ना, तो हम क्यूब कर देंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ डायमंड मीन्स प्राइस इज प्रोपोर्शनल मीनिंग इक्वल स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देख लो सब लोग ठीक हो ना, क्या लाइट गया क्या? ठीक, कोई बात नहीं, ये भारत है, ऐसा होता रहता है। तो एक डायमंड था कि नहीं, ये डायमंड कितने पार्ट में टूटा है, 1:2:2, ये 1:2:3 कहां से आ गए, ओरिजिनल से। स्क्वायर कर दूं 36, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर करते ही प्राइस बन जाता है ना, ये बोल रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 40। अब ये कह रहे हैं आपसे आगे, ध्यान से देखो, एंड द वैल्यू ऑफ द ब्रोकन डायमंड, वैल्यू ऑफ द ब्रोकन डायमंड इज 2800। हमारा ब्रोकन डायमंड का वैल्यू कितना है, और ये कितना बता रहे हैं, 2800, सही बात है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 200। अब क्या पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ अनब्रोकन डायमंड, तो अनब्रोकन तो ये वाला था, तो 1 यूनिट इक्वल टू 200, देन 36 इक्वल टू 7200। ये आंसर आ गया, क्योंकि जो वैल्यू दिया जाता है उसी से तो कंपेयर करते हैं। तो ये ब्रोकन पार्ट्स का वैल्यू बता रहे थे, हमारा ब्रोकन पार्ट्स कितना है 14, ये कितना बता रहे हैं 28। तो मैथ में जो चीज दी जाती है उसी से कंपेयर करना पड़ेगा। पहले ये क्या बता रहे थे, ओरिजिनल प्राइस, तो हम ओरिजिनल से कर रहे थे। अब ये बता रहे हैं ब्रोकन पार्ट्स का, तो हमने भी ब्रोकन पार्ट्स से कंपेयर कर दिया, ठीक है कि नहीं। कितने स्टूडेंट से यही गलती हो रहा था, यही हो रहा था क्या। और आंखें खोलो तो यहाँ देखो ना, अनब्रोकन डायमंड का पूछ रहे हैं कि नहीं, तो अनब्रोकन का पूछ रहे हैं, तो अनब्रोकन का दे कैसे सकते हैं। अरे पूछ रहे हैं अनब्रोकन का, तो आप अनब्रोकन इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा इसलिए तो पूछ रहे हैं। चलो फुल एंड फाइनल ये क्या है, इसका बताइए अब आंसर। और ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, सब यही आता है, लेकिन बहुत स्पीड के साथ करने हैं। अब ध्यान से पढ़ के बताओ, अब गलती नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। पहले ही क्लियर करते हैं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब इक्वल है, ठीक। किसके, स्क्वायर के। वेट का स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा, प्राइस। द कॉस्ट ऑफ अ 14 ग्राम डायमंड इज 2560 rupees. This diamond breaks into two pieces in the ratio 5:9। तो 5:9 कहां से आया, ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल का वेट कितना हो गया 14, और ऊपर भी 14 ग्राम ही लिखा है, ठीक। तो अब आंसर बताइए, दिस डायमंड ब्रेक व्हाट इज द परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं आप। एक ओरिजिनल डायमंड रहा होगा अपने पास, ठीक है कि नहीं, और इसका प्राइस जो है किसके इक्वल है, वेट के स्क्वायर के इक्वल है। ये डायमंड है, ठीक। ये डायमंड कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, 2 पार्ट्स में। किस रेशियो में, 5:9। ये 14 ग्राम आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हम दोनों ऐड कर लेंगे तो भी कितना आएगा, 40। सही है, सही है कि नहीं। अब आपसे कह रहे हैं 14 ग्राम डायमंड का जो प्राइस है वो कितना है, इतना। लेकिन ये 14 ग्राम प्राइस नहीं है, प्राइस को प्राइस से कंपेयर करेंगे ना, ये तो वेट है। तो वेट का हम क्या कर दें, बताओ 14 का स्क्वायर बताओ, है 190, 196। ये हो गया 196 क्या, प्राइस। तो प्राइस को किससे कंपेयर करेंगे, प्राइस से। तो ओरिजिनल प्राइस हमको पता है 2560,
क्या अब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालना ठीक रहेगा? नहीं, टाइम वेस्टिंग है ना, टाइम वेस्टिंग है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि 2560 वैल्यू है किसका 190, तो इसी को 1 यूनिट की ही वैल्यू बोलते हैं, ठीक, क्योंकि अब काटा पीटी का टाइम नहीं है ना। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, और इसका भी स्क्वायर करो, 5 5 जा 20 और 9 9 जा 80, तो इसका टोटल कितना हो गया 106। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ड्यू टू इट्स ब्रेकडाउन। परसेंटेज लॉस बताना है हमको। तो अब बहुत सारी चीजें सिखानी है, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि रेशियो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं, और फ्रैक्शन क्या होता है, एक तरीके का परसेंटेज होता है। परसेंटेज भी एक इमेजिनरी नंबर है, जैसे 20% में लिखूं, आप इससे कुछ पता लगा सकते हैं ये 20% क्या है? 20/100 है मतलब, तो कुछ भी हो सकता है कि आपने 20% खर्च कर दिया, आपके 20% मार्क्स आए हैं, आपका 20% वेट गेन हो गया है, आपको 20% का लॉस हो गया है, ये तो इमेजिनरी नंबर है ना, ओरिजिनल तो कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिनरी नंबर पूछ रहे हैं, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर बताने के लिए ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी जरूरत, तो इस क्वेश्चन में पहले तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, अगर आप ये जानते हैं तो। परसेंटेज या फ्रैक्शन या रेशियो बताने के लिए ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, समझ पा रहे हैं? और परसेंटेज अगर हमसे कोई भी पूछता है, तो आप ये बताओ परसेंटेज बनाने के लिए चाहिए क्या हमको, फ्रैक्शन, क्योंकि अगर मान लो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, है ना, 1/5 ही तो होता है। तो 1/5 फ्रैक्शन है 20% का, तो इस फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो इंटू 100 करते हैं कि नहीं। अब यहां पर भी लॉजिक है, ये मैं सही बोल रहा हूं क्या, 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छोड़ो इस चीज, आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, 1/4 को आप इसको परसेंटेज में चेंज करो, 25। तो अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो 4 से कैंसिल आउट हो गया होगा 25 टाइम, तो ये तो 25 आया। परसेंटेज कैसे बोल रहे हैं आप, परसेंटेज का साइन कहां से आ गया, ये कहां से आया? आप फंस गए कि नहीं फंस गए? अरे तुम तो 25 बोलोगे, ये परसेंटेज कहां से चिपका दिया जबरदस्ती? अरे बोलो ना, ये जब तक छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं करोगे ऐसे ही भटकते रहोगे। ये परसेंटेज कहां से लगा दिया तुमने? तो कोई अगर पूछे कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये परसेंटेज इक्वल होता है किसके, 1/100 के। पूरा देखो लॉजिक समझाता हूं मैं स्टार्टिंग से, ये परसेंटेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अब आ ही गया है बात तो बता रहे हैं। जैसे 1/4 था कि नहीं, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का मतलब रेशियो भी है, ये 1:4 लिख सकते थे कि नहीं। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूं, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, और रेशियो में हमेशा पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो आपने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कौन करेगा, तो ये कर दिया हमने, सही है। अब 4 से कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम, 25 टाइम, तो ये 1/100 बचा कि नहीं,
इसी 1/100 का मतलब परसेंटेज होता है। अब ये आया 25%। ये बेसिक होता है इसका। ऐसे नहीं कोई आपसे पूछे कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सब लोग यही बोलते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करके तो 25 ही आता बस। परसेंटेज का लॉजिक क्या है, परसेंटेज का साइन के लिए 1/100 होना जरूरी है। और मैथ में अगर डिनोमिनेटर में आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना ही होगा, सेम इफेक्ट होता है। समझ पा रहे हैं ना, तो ये लॉजिक है पूरा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमसे परसेंटेज पूछना चाहता है तो हमें फर्स्ट जरूरी होगा फ्रैक्शन। पहले क्या जरूरी होगा, फ्रैक्शन, तभी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बता सकते हैं। और फ्रैक्शन ही नहीं होगा तो 100 से मल्टीप्लाई किस में करोगे। समझ पा रहे हैं, तो कोई भी अगर आपसे परसेंटेज पूछना चाहता है तो सीधे सीधे आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, फ्रैक्शन पे। और फ्रैक्शन में 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट, एक न्यूमिनेटर और एक, तो डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखा जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमसे पूछना क्या जा रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ड्यू टू इट्स ब्रेक डाउन। तो लॉस और प्रॉफिट कहां से होता है, इनिशियल से। तो इनिशियल इसका वैल्यू कितना था 190, और ऊपर वो लिखा जाता है जो पूछा जाता है। ऊपर क्या लिखा जाता है, जो पूछा जाता है। नीचे क्या लिखा जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 196, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ बोलो, 90 का। तो 90 हमारा लॉस हुआ है, 90 रुपीस का लॉस हो गया कितने पर, 190 कितने परसेंट, अब करेंगे इंटू 100। ये आंसर आ गया। इसकी कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि परसेंटेज के लिए ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन की जरूरत होती है। परसेंटेज के लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज खुद एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी आंसर बताने के लिए इमेजिनरी वैल्यू ही काम कर जाएंगी, ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ काटा पीटी करते रहते, टाइम वेस्ट है। तो ये लॉजिक समझो कि परसेंटेज कोई भी हमसे पूछता है तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और परसेंटेज खुद एक इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी आंसर इमेजिनरी वैल्यू से ही आ सकता है, तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई भी हेल्प जरूरी नहीं होता है। ठीक है कि नहीं, तो आंसर बता दीजिए अब काट पीट के अपने आप। बस पूरे क्वेश्चन में इतना ही कैलकुलेशन था, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। समझ पा रहे हैं, जो लॉजिक समझ जाएगा वो एक बार में ही आंसर बता देगा। तो अरे काटो ना इसको, है देखो ऐसे ही बता दूं अप्रोक्सीमेशन से, है अप्रोक्सीमेशन से बता दूं क्या, ये 90 है कि नहीं, और नीचे कितना है। तो आप ये जानते हो कि 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 1/3 का मतलब क्या होता है 33, 1/3%। ये सब फ्रैक्शन याद होने चाहिए आपको, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है कि आप सॉल्व करते रहें। सारे के सारे फ्रैक्शन याद होते हैं स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं, 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, एंड 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ था 50%, 1/3 का 33, 1/3%, 1/4 का 25%, एंड 1/5 का कुछ समझे, कुछ समझे कि सर डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है तो परसेंटेज वैल्यू छोटी होती जा रही है। परसेंटेज डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो परसेंटेज वैल्यू कैसी हो रही है, छोटी हो रही है। बात सही है। तो 90 का डबल कितना होता है 180। अगर 90 का डबल यहां लिखा होता तो 1/2 फ्रैक्शन बनता, तो 50% आंसर आता है। लेकिन ये तो 190 से 90 का डबल कितना होता है 180, ये तो 180 से ज्यादा है। तो ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब 50% से कम आंसर आएगा, तो 50 वाले जो हैं वो सब गलत हो। अरे 50 से ऊपर कैसे आंसर आएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। और ये तो 50% 1/2 प्रॉपर नहीं है, 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1/2 से बड़ा हो गया, 50% से वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो परसेंटेज वैल्यू छोटी होगी ना। और 50% से कम आंसर आएगा। अब दो आंसर बचे 45 एंड 90, 49। तो 45 का मीनिंग है कि आप 5% कम करना चाहते हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, ये 180 से 16 ज्यादा है बस, तो मुश्किल से मुश्किल 1% पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कितना आएगा 49.7। एक बार काट पीट के दिखाऊं क्या पूरा, देखो ऐसे ही गैस कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन से, ये नियरेस्ट हो गए इसलिए थोड़ा सा। 196 था ना, तो 4 से काट दूं, 4 4 जा 16, बचा कितना 3, 4 9 जा 36, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम। अब 7 से कुछ भी कटने वाला नहीं है इसमें, ठीक। तो 25 9 जा कितना होता है 2250। अब ईमानदारी से 49 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये है 225, कितने टाइम जा सकता है बोलो, 8 टाइम, है ना, क्योंकि 49 9 जा तो ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36, 36 एंड 8 44 ज्यादा हो गया, है ना। तो 8 टाइम ले जाओ, फिर 7 टाइम ले जाओ, क्योंकि ये 50 है, 50 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते 200 होता ना, तो मेरे ख्याल से 4 बार ही जाएगा ये, 5 बार नहीं जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 9 59 4 जा कितना होता है मालूम, 196 होता है, तो 196 लिख दो यहाँ। अब माइनस करो कितना बचेगा, ये 5 15 हो गए, 15 में से 6 गए 9 बचा, इधर 1 तो इधर हो गए 11, 11 में से 9 गए कितने बचेंगे 1 0। अब कितने बार जाएगा 5 टाइम ही जाएगा, अब भी कितने बार जाएगा 5 टाइम, तो 45 ऑलमोस्ट आएगा, क्योंकि 49 5 जा लगभग 250 के आसपास रहेगा, है ना, 50 समझो इसको, तो ये आया तुम्हारा 45.92। और यही अप्रोक्सीमेशन से पता लगा लेते, पहले ही पता चल चुका था ये सब। आपको काटना पीटना है तो काटते पीटते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। क्या ओरिजिनल वैल्यू से सॉल्व करके दिखाओ, तब भी आंसर उतना ही आना है। तो क्या समझे कि अगर कोई भी परसेंटेज पूछता है तो ये सब बेकार की चीजें हैं, ओरिजिनल वैल्यू से कोई कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर कितना आया 45.92%। और जब आपको फ्रैक्शन परसेंटेज याद हो जाएंगे ना, आप कोई सा भी परसेंटेज पूछो सब याद है, 1/8 का, 1/9 का, 1/10 का, ऐसे 1/1 से लेकर 1/20 तक याद होने चाहिए। आप 1/17 का भी याद होना चाहिए कि कितना परसेंटेज होता है, 1/16 का भी याद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब याद होंगे तो अप्रोक्सीमेशन लगा के आप देख के आंसर बता सकते हैं, नहीं होंगे तो पेन से फिर ऐसे ही काटते रहोगे एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन से क्या समझे बताओ ना, कि परसेंटेज अगर हमसे कोई पूछता है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी जरूरत, बस सिर्फ फ्रैक्शन की जरूरत है। और फ्रैक्शन में भी ऊपर वो लिखा जाता है जो पूछा जाता है, ये हमसे लॉस पूछ रहे थे तो हमने ऊपर लॉस लिख दिया, और नीचे हमेशा इनिशियल इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू। इसका बताइए, क्या प्रोपोर्शन आपको सिखाया था, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है इक्वल, और इक्वल में भी क्या इक्वल, रेशियो। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि 6 7 एंड 15 एंड 17 में एडिंग विच नंबर ईच टू द नंबर, इन सभी में हम क्या ऐड कर दें कि ये प्रोपोर्शनल बन जाए, क्या बन जाए
प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो रेशियो होने चाहिए और ये दोनों के दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, वैल्यू नहीं, रेशियो इक्वल होने चाहिए। बात समझे? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे अच्छा क्या है? ऑप्शन। उठा लो 6। अगर ऑप्शन 6 ठीक होता तो हम सब में 6 ऐड कर रहे हैं, ठीक? तो 6 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? और 7 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 15 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? और 17 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये रेशियो दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है, क्योंकि 13 का मल्टीपल ही नहीं है 23 तो, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। रेशियो बराबर होना चाहिए, नहीं होगा, गलत हो गया पहला। सेकंड उठा लो, तो 6 में 5 ऐड करेंगे कितना हो गया? 7 में 5 ऐड करेंगे कितना हो गया? अब देखो इधर 12 आया कि नहीं? तो इधर लास्ट वाले में भी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 17 में 5 ऐड करेंगे तो 12 का मल्टीपल आएगा? नहीं, 12 पूजा 24 होता है, ये तो 22 बन पाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। लो लिख दे रहा हूं मैं, 15 में 6 ऐड करेंगे कितना हो गया? नहीं 5, 20, सही बात है। और 17 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20। रेशियो बनाइए, तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा 10 टाइम, और ये 2 से कैंसिल आउट होगा, और ये तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। तो रेशियो उधर कितना है? 11:2, और इधर कितना है? पहले ही पता लग चुका था कि 12 का मल्टीपल है ही नहीं है, और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, तो पहले ही पता लग चुका था, ठीक। 5 भी आंसर नहीं है, तो 4 उठा लेंगे। अब 4 उठाइए, तो 6 में 4 ऐड कर दो, कितना हो गया? अब इधर देखो 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा ना, तो 10 का मल्टीपल कहाँ है? इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। लो पूरा लिख दे रहा हूँ, 6 में 10 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 10, 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 11। ये इक्वल होना चाहिए। 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 हो गया ना, पहले ही पता लग चुका था 10 का मल्टीपल नहीं है 19। 17 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? ये 21 भी 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा था, तो ये भी आंसर नहीं है। तो भगवान की दुआ से ये तो ठीक होना ही चाहिए। तीनों गलत है तो चौथा तो ठीक होगा ही, चेक करने की जरूरत नहीं है। वो आपका लक है कि नहा धो के बढ़िया गए हैं एकदम पेपर देने, तो पहले ही मिल जाए। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा तो सही होगा ही ना। तो 6 में 3 ऐड कर दो, 7 में 3 ऐड कर दो। अब इधर देख लो, पूरा नहीं लिखा जाता है पहले से ही। 15 में 3 ऐड करते तो कितना हो जाता? 18, यानी कि 18 9 का मल्टीपल है ना, तो वही आंसर है। तो 5 में 15 में 3 ऐड कर दो 18, 17 में 3 ऐड करेंगे तो देखो 20 10 का मल्टीपल है कि नहीं, और ये 9 18 का मल्टीपल है। तो काट दो 2 से 9 टाइम, और ये 2 से कैंसिल आउट 10 टाइम। तो इधर रेशियो क्या है और इधर भी रेशियो क्या हो गया? तो यही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? और भी तरीके हैं लेकिन वो सही नहीं है, ऑप्शन ही सबसे बढ़िया है, फटाफट आंसर आ जाता है देखते ही, है ना। और सारा ऐड करके भी नहीं लिखना है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, मल्टीपल मिल जाए, खत्म। जैसे यहाँ 12 था ना, तो इधर भी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। इधर 11 था ना, तो इधर भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इधर कितना था 10, तो इधर भी 11 10 का मल्टीपल। इधर क्या था 9, तो देखो इधर मल्टीपल 18 आया कि नहीं, 9 का मल्टीपल है कि नहीं 18, तो बस यही आंसर है, पूरा भी नहीं लिखना है। नहीं नहीं, कि ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तभी तो मैंने बताया नहीं ट्रेडिशनल मेथड। ऐसे दुनिया में बहुत सारे नंबर होंगे जो ऐड करते ही ये इक्वल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही करना बेहतरीन है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो इनमें ऐड कर दूं ये इक्वल हो जाए। जरूरी थोड़ी है कि 3 ही ऐसा नंबर है, बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल बन जाएगा। इसलिए हमने ट्रेडिशनल मेथड बताया भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे आंसर आते हैं उसके फिर। तो आंसर तो वो चाहिए ना जो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन से ही उठा के पुट कर दो, ठीक है कि नहीं? और भी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इसके, जरूरी नहीं है 3 हो, ठीक है कि नहीं? बहुत सारी दुनिया में ऐसे नंबर होंगे जो ऐड करने से ये क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
चलो तो एकदम से बताना है आपको, ये क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म, ईच टर्म का मतलब है हर एक टर्म में, ऑफ द रेशियो 5:11 सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:5। इस 5:11 में हम क्या ऐड कर दें कि रेशियो कितना बन जाए, 3:5 बन जाए। अरे लिखा है कि नहीं, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:11। तो 5:11 में मैं क्या ऐड कर दूं, द रेशियो बिकम्स 3:, तो फिर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, ऑप्शन है ना, फिर से बहुत सारे नंबर ऐसे आएंगे जो ऐड करने से ये रेशियो इतना बना देगा। तो मैं पहले 2 रख दूं, तो बताइए 5 में 2 ऐड करेंगे कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 7, और 11 में भी 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है 13, और 13 5 का मल्टीपल ही नहीं है, और पहली बात तो 7 भी 3 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा रख दें, 5 + 4 9, और 11 + 4, तो यही आंसर सही लग रहा है मुझको, पता है क्यों, क्योंकि ये 9 3 का भी मल्टीपल है, और ये 15 5 का भी मल्टीपल है। तो इसको जब काटेंगे तो आप रेशियो कितना बन जाएगा, 3 3 जा नहीं, 3 से काट दूं, 3 3 जा 9, 3 5 जा, क्या बन गया रेशियो। तो आपका लक अच्छा है, दूसरा ही मिल गया आंसर। तीसरा चेक करें, नहीं बनेगा। 5 and 4 क्या होता है, 5 and 6 11, तो 11 3 का मल्टीपल नहीं है, तो गलत हो गया। 5 and 5 कितने होते हैं 10, तो क्या 10 3 का मल्टीपल है, हमें तो रेशियो 3 and 5 में चाहिए, तो 3 का मल्टीपल होगा तभी तो 3 आएगा। देखो यहाँ 3 का मल्टीपल था कि नहीं, और ये वाला 5 का मल्टीपल था कि नहीं, खत्म हो गया, आंसर क्या आया 4। तो ये सब ऐसे ही देख के कर देते हैं अंदाजे से ही, इसमें इक्वेशन भी बनाना बताएंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उसका, देखो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, इनमें तो कोई जरूरत नहीं। इसका बताइए तो, when x is subtracted from each of 19 28 55 91, हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई एक वैल्यू होगा x का, then the numbers obtained in the sequence in proportion, proportion का मतलब क्या हो गया, दो रेशियो होने चाहिए, और दोनों के दोनों रेशियो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। शुरू हो जाओ, अब 5 रख के सब्ट्रैक्ट कर दो, सब में देखो कितनी जल्दी बता सकते हो आंसर। इसमें पेन कॉपी की क्या जरूरत है, मल्टीपल चेक करो ना। अरे 19 में 5 माइनस कर दो, कितना बचा 14 बचा ना, तो इधर भी 14 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 55 में 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 50, तो 50 तो 14 का मल्टीपल है ही नहीं, तो गलत हो गया। फिर दूसरा वर्ड 8, 19 में से 8 माइनस करो तो 11, अब 55 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा, अरे 55 में से 8 माइनस क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम, 47, क्या 47 11 का मल्टीपल है, गलत हो गया। अगला 9, 19 में से 9 माइनस करो तो 10 बचेगा ना, इधर माइनस करना तो 55 में से 9 माइनस करना 30 46, तो 46 क्या 10 का मल्टीपल था, गलत हो गया। तो भगवान की दुआ से चौथा वाला तो सही होना ही चाहिए, कर दो। 19 में से 7 माइनस करो तो 12, अब 55 में से 7 माइनस कर दो 48, क्या 48 12 का मल्टीपल है, यही आंसर हो गया। नहीं तो लिख दूं, हाँ कुछ बच्चे तो पीछे बैठे, अभी सर लिखेंगे ही, तो अपना दिमाग क्यों चलाना है, अभी सर लिख ही देंगे थोड़ी देर, है कि नहीं। प्रोपोर्शनल का मतलब सुनते ही आप क्या सोचेंगे कि दो रेशियो होने चाहिए, और दोनों के दोनों रेशियो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वैल्यू इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो माइनस करो, 5 माइनस किया था तो कितना बचा था 14 ना, तो मैं पूरा नहीं लिखने की जरूरत होती है ना, स्टार्टिंग का या लास्ट का चेक करते जाओ, मल्टीपल मिलना चाहिए। तो मैंने 5 माइनस करा यहाँ से, तो मेरे पास कितना बचा
14, यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? क्या 14 के टेबल में कभी 50 आता है? तो ये आंसर गलत हो गया। अब 8 माइनस करो तो 19 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 11। तो यहाँ डायरेक्ट 55 में से माइनस कर दो, कितना? 8, तो कितना बचेगा? 40। क्या 11 के टेबल में 47 आता है? गलत हो गया। अब चेक कर लो, 19 में से 9 माइनस करो, कितना बचा? 10। इधर भी 55 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 40। क्या 10 के टेबल में 46 देखा है? तो गलत हो गया। अब ये सब गलत हो गए तो ये तो सही होना ही है, एग्जाम में बस छोड़ देना है, बस सही हो गया, चेक ही नहीं करना है। तो 19 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? और 55 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? क्या 48 12 के टेबल में आता है? आता है, तो यही आंसर होगा डेफिनेटली। ठीक है, और पूरा लिख के भी चेक नहीं करना है, ऐसे ही यहीं से कर लेते हैं एग्जाम में। और ये सब देखो, ये सब कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें बताइए इसको, when x is added to each of the number 7 11 18 23, the number thus obtained are in the quotient. What is the mean proportion of this? अब जो ऑप्शन होंगे वो तो इस क्वेश्चन के होंगे। अब तो इसमें ऑप्शन का भी हेल्प, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे वो तो इस क्वेश्चन के होंगे ना, मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो ये तो ऑप्शन अब गलत हो गए, वहां से ऑप्शन भी नहीं रख सकते। तो क्या कर सकते हैं, ये इक्वल हो जाएं। तो आप जानते हो ये रेशियो है। अब मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, वही मेथड पुराने वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। ठीक है, ये 7 11 प्रोपोर्शनल 18 ये प्रोपोर्शनल की क्लास में कोई था आप में से? कितने लोग थे? आप थे, और बाकी सब नानी के घर गए थे, नहीं? हाँ, तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? तो ये रेशियो बना 7/11, लिख दूं कोई दिक्कत? प्रोपोर्शनल का मीनिंग इक्वल। क्या इसको 18 डिवाइड बाई 23 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर दें? क्या कह रहे थे? ऐड। तो लो, ऐड कर दे रहे हैं एक्स। ऐड क्या कर दे रहे हैं? तो हमने एक्स ऐड किया तो ये इसके इक्वल होना चाहिए ना। एक्स ऐड करें, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये इसके इक्वल हो जाए सब। ठीक है कि नहीं? और प्रोपोर्शनल बनाना है हमको तो सभी में ऐड करना होगा। अरे बोलो, सब में ऐड करना होगा ना। इसमें एक्स ऐड किया है, इसमें भी एक्स ऐड किया है, तो इसमें भी करना होगा एक्स ऐड। तो इसमें भी एक्स ऐड करो एक बार, तभी तो ये इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल साइन मीनिंग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी तुमको। करो तो एक बार। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया कि नहीं, इसलिए हमने नहीं बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हर एक टर्म में ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर में एक्स ऐड करना है। हर एक नंबर में क्या ऐड करना है? ऐड करना है। अरे मैं करूं क्या सॉल्व? देखो, 7 × 23 कितना होता है जी? 161 होता है। सही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो +7x हो गया। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, x का मल्टीप्लाई 23 में। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 23x। अब इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी हो, तो x इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, इधर से लिख देंगे। ठीक, छोटा सा, हाँ, मल्टीप्लाई करना है दीदी। हाँ, 11 का मल्टीप्लाई 18 में करिए, 198 आएगा ना। और फिर x का मल्टीप्लाई 18 में करिए तो कितना आएगा? 18x।
फिर जी मल्टीप्लाई x का करना है किसमें, 18 में। देखो 18 का इसमें किया था, नहीं ये 11 का इसमें होगा ना, तो 11x इधर लिख दे रहा हूँ, ये 11x, और फिर x का मल्टीप्लाई x में, तो क्या आ गया, x स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व कर दो, 161 प्लस 7x एंड 23x कितना हो गया, 30x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा एंड में जाके, ये 198 हो गया, और ये 18 एंड 11 कितने हो गए, 29x प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं। अब क्या कर दें, सब एक तरफ जीरो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा ये 20, ये कितना है 30x, ये उधर जाएगा कि नहीं, अरे बोलो ना, तो माइनस हो जाएगा। तो 29x और 30x का डिफरेंस 1x। क्या लिखूं, स्टेप स्टेप पूरा लिखूं क्या, इतना समझ में आ रहा है। अरे 30x और 29x का डिफरेंस 1x, और 161 एंड 198 का डिफरेंस है, अरे डिफरेंस बताओ ना, कितना 37। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 37 ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल फॉर्म ले लेगा। पहले जो क्वेश्चन हमने ऑप्शन से कर दिए थे ना, वो ऐसे ही होते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमें हर एक टर्म में क्या ऐड करना था, 37 ऐड करना। अच्छा यही अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में करते तो टाइम वेस्ट था कि नहीं था, लेकिन यहाँ मजबूरी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एक कदम आगे पूछा है, तो हमें भाई x की वैल्यू आनी पड़ेगी, निकाल दी। अब क्या पूछ रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन, राइट। तो मीन प्रोपोर्शन किसको किसको याद है, अरे मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट a इंटू बी, ये शॉर्टकट ही था मीन प्रोपोर्शन निकालने का, ठीक है। और जो लोग नहीं थे वो अब यहाँ से देख लो, मीन प्रोपोर्शन निकालने का मतलब होता है रूट स्क्वायर रूट a इंटू बी, a एंड b इज गिवन नंबर, तो स्क्वायर रूट पहला नंबर क्या है, x, x की वैल्यू कितनी है जी 37, माइनस 1 कर दो, ये पहला नंबर हो गया, इनटू सेकंड नंबर क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है माइनस 10 स्क्वायर। भैया 37 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इनटू, ये कितने हो गए 74, और 74 में से 10 माइनस करेंगे तो 60, स्क्वायर रूट लगाए कि नहीं, तो 36 किसका स्क्वायर होता है जी, और 64, तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो 8 6 जा 40, ये आंसर आ गया तुम्हारा। भैया हमको x की वैल्यू निकालनी जरूरी थी ना, तभी तो ये आंसर आता। अगर पहले जैसा क्वेश्चन होता तो हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे थे, एक तरीके से कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है। मिसिंग नंबर, पहले जो क्वेश्चन हमने ऑप्शन से करे थे ना, तो घर पे बैठ के ऐसे ही करके देखना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जहां जिस चीज की जरूरत होगी वो यूज करना है ना, क्योंकि कंपटीशन में हमें एग्जाम देना है। 10th क्लास और 12th क्लास का रूल अलग होता था, वहां प्रॉपर डिजाइन के साथ लिखा जाता था, कलर चेंज कर करके अच्छा लिखते थे तो मैडम गुड देती थी कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया लिखा है। यहाँ तुमको कोई गुड नहीं देगा, समझ पा रहे हैं। तुम चाहे खराब लिखो, अच्छा लिखो, पड़ोसी का देख के लगा दो, का मार के लगा दो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। बस इतना ही खेल है, हो गया कि नहीं। इसका बता सकते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन में भैया फाइंड द रेशियो ऑफ दिस पूछा है ना, एक्स की वैल्यू तो पूछी नहीं है। एक्स की वैल्यू पूछते तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही लगा देते, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऑप्शन तो किसी दूसरे क्वेश्चन के हैं।
तो x की वैल्यू बताइए। देखो पिछले वाले का भी एक शॉर्टकट है, बताऊं क्या? x की वैल्यू फाइंड करने का है। टाइम हो गया क्या? है? कितना, 11 बजे तक है ना? चलो ठीक है, कल बताएंगे, ठीक। और ये कुछ शॉर्टकट नहीं है, ये सब कुछ आप बना सकते हो घर में बैठ के। ये कहीं ये हमारे और आपके